नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। हम भारत में दीवानी वाद के 18 स्टेज की श्रृंखला के स्टेज 5 पर पहुंच चुके हैं। यह स्टेज दो महत्वपूर्ण तत्वों से संबंधित है: वादी द्वारा उत्तर प्रतिरूपण रिप्लिकेशन और न्यायालय द्वारा मुद्दों का निर्धारण फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। ये प्रक्रियाएं मुकदमे की दिशा तय करती हैं और अदालत को यह समझने में मदद करती हैं कि वास्तविक विवाद किन बिंदुओं पर है। आइए अब विधिक प्रक्रिया, सीपीसी के अंतर्गत नियमों, हालिया प्रथाओं तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए के प्रभाव की विस्तार से जानकारी लें। भाग 1 उत्तर प्रतिरूपण क्या है? What is replication? उत्तर प्रतिरूपण रिप्लिकेशन वादी द्वारा प्रतिवादी के लिखित कथन रिटन स्टेटमेंट के जवाब में दाखिल किया गया एक प्रत्युत्तर होता है। यह दस्तावेज वादी तब प्रस्तुत करता है जब उसे प्रतिवादी द्वारा उठाए गए नए तथ्यों, आरोपों या दावों का स्पष्टीकरण देना होता है या उनका खंडन करना होता है। हालांकि उत्तर प्रतिरूपण प्रत्येक मामले में आवश्यक नहीं होता, लेकिन यह निम्नलिखित परिस्थितियों में दाखिल किया जा सकता है: जब प्रतिवादी अपने लिखित उत्तर WS में कोई नया तथ्य या आरोप प्रस्तुत करता है, या जब वादी को अदालत के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करने अथवा प्रतिवादी के दावों का खंडन करने की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रतिरूपण का उद्देश्य पर्पस ऑफ रिप्लिकेशन। उत्तर प्रतिरूपण का मुख्य उद्देश्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट प्रतिरक्षाओं का खंडन करना, वादी के पूर्व कथनों को और अधिक सुदृढ़ करना तथा प्रतिवादी के आरोपों पर मौन रहने से उत्पन्न संभावित स्वीकृति को रोकना होता है। यह प्रक्रिया न्यायिक विवाद में स्पष्टता लाने और वादी की स्थिति को मजबूत करने में सहायक होती है। नोट: न्यायालयिक प्रथा के अनुसार अनावश्यक विलंब से बचने के लिए अदालत सामान्यतः उत्तर प्रतिरूपण की अनुमति केवल तभी देती है जब वह वास्तव में आवश्यक हो और न्यायहित में उसकी आवश्यकता स्पष्ट हो। उत्तर प्रतिरूपण का कानूनी आधार। उत्तर प्रतिरूपण से संबंधित विधिक स्थिति स्पष्ट रूप से दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित नहीं है। आदेश 8 नियम 9 के अंतर्गत यह पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उत्तर प्रतिरूपण की अनुमति दे या नहीं। न्यायालयिक प्रथा के अनुसार उत्तर प्रतिरूपण तभी स्वीकार किया जाता है जब न्यायालय विशेष अनुमति प्रदान करे। यह कोई स्वतः सिद्ध अधिकार नहीं है। वहीं न्याय दृष्टांतों में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रतिरूपण केवल उन्हीं मामलों में मान्य होना चाहिए जब प्रतिवादी द्वारा अपने उत्तर में कोई नया तथ्य प्रस्तुत किया गया हो जिसका उत्तर देना वादी के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार उत्तर प्रतिरूपण एक अपवादात्मक प्रक्रिया है जो न्यायालय की अनुमति और औचित्य पर आधारित होती है। उत्तर प्रतिरूपण के मुख्य बिंदु। उत्तर प्रतिरूपण संक्षिप्त, स्पष्ट और तथ्यपरक होना चाहिए। इसमें केवल प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन रिटन स्टेटमेंट में प्रस्तुत किए गए नए तथ्यों या प्रतिरक्षाओं पर ही प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। यह दस्तावेज किसी नए आधार को नहीं जोड़ सकता और न ही मुकदमे की मूल दिशा को बदल सकता है। न्यायिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रतिरूपण को लिखित कथन दाखिल होने के 7 से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना उचित माना जाता है ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और न्याय में बाधा न आए। उदाहरण स्थिति उत्तर प्रतिरूपण। एक संपत्ति विवाद में प्रतिवादी अपने WS में दावा करता है कि वादी ने एक अपंजीकृत करार के माध्यम से संपत्ति पहले ही बेच दी थी। उत्तर प्रतिरूपण में वादी इस दावे का खंडन करता है, संवाद के रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है और यह स्पष्ट करता है कि कोई वास्तविक बिक्री नहीं हुई थी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मुद्दे तय करने से पहले इनकार रिकॉर्ड में शामिल हो। भाग 2 मुद्दों का निर्धारण फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। जब वादी द्वारा वादपत्र प्लेंट, प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन रिटन स्टेटमेंट और यदि आवश्यक हो तो उत्तर प्रतिरूपण रिप्लिकेशन जैसी सभी प्रारंभिक दलीलें पूरी हो जाती हैं, तब न्यायालय वाद में विवाद के बिंदुओं की पहचान करता है जिसे मुद्दों का निर्धारण कहा जाता है। मुद्दा उस विवाद का महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिस पर न्यायालय को निर्णय देना आवश्यक होता है। सामान्यतः मुद्दे 2 प्रकार के होते हैं। एक तथ्य से संबंधित मुद्दे जैसे कि क्या वास्तव में बिक्री हुई थी, क्या किसी पक्ष ने कोई चूक की थी आदि। 2 कानून से संबंधित मुद्दे जैसे कि वाद की समय सीमा पूरी हुई या नहीं, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है या नहीं,
वाद ग्राह्य है या नहीं। इन मुद्दों का निर्धारण मुकदमे की दिशा तय करता है और यही प्रक्रिया आगे की सुनवाई का आधार बनती है। मुद्दों के निर्धारण हेतु विधिक प्रावधान। मुद्दों के निर्धारण फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से संबंधित विधिक प्रावधान विभिन्न स्रोतों से विनियमित होते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 14 नियम 1 से 6 में स्पष्ट रूप से यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि वाद में किन किन बिंदुओं पर विवाद है और किन पर न्यायालय को निर्णय लेना है। इसके साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 डिजिटल साक्ष्यों की ग्राह्यता एडमिसिबिलिटी के संदर्भ में मार्गदर्शन करता है, जिससे न्यायालय को यह तय करने में सहायता मिलती है कि कौन से डिजिटल तथ्य मुद्दों के निर्धारण में प्रासंगिक हैं। वहीं न्यायालयिक प्रथा के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णयों में इस बात पर बल दिया है कि प्रत्येक वाद में सटीक और स्पष्ट मुद्दों का निर्धारण आवश्यक है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावी रूप से संचालित की जा सके और दोनों पक्षों को न्याय मिल सके। इस प्रकार मुद्दों का निर्धारण एक महत्वपूर्ण चरण है जो न्यायिक विवेक, कानूनी प्रावधानों और साक्ष्य की प्रकृति तीनों पर आधारित होता है। न्यायालय मुद्दों का निर्धारण कैसे करता है? हाउ द कोर्ट फ्रेम्स इश्यूज। मुद्दों का निर्धारण न्यायालय द्वारा बड़ी सावधानी और विधिक समझ के साथ किया जाता है। न्यायाधीश सबसे पहले वादी और प्रतिवादी की सभी दलीलों, वादपत्र, प्लेंट, लिखित उत्तर, WS तथा यदि हो तो उत्तर प्रतिरूपण, रिप्लिकेशन को पढ़ता है और यह निर्धारित करता है कि कौन से तथ्य स्वीकार किए गए हैं, कौन से तथ्य नकारे गए हैं और किन प्रश्नों पर न्यायिक निर्णय आवश्यक है। इन विश्लेषणों के आधार पर न्यायालय क्रमांकित रूप से स्पष्ट मुद्दे तय करता है, जैसे 1. क्या प्रतिवादी ने अनुबंध का उल्लंघन किया? 2. क्या वादी 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का हकदार है? 3. क्या यह वाद समयबद्धता लिमिटेशन के कारण अमान्य है? ये मुद्दे मुकदमे की नींव होते हैं जिन पर दोनों पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और जिन पर आधारित होकर अंततः निर्णय दिया जाता है। BSA 2023 और मुद्दों का निर्धारण फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA 2023 के तहत न्यायालय को मुद्दों का निर्धारण करते समय डिजिटल साक्ष्यों से जुड़े पहलुओं पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिजिटल साक्ष्य से संबंधित सभी विवादित बिंदु स्पष्ट रूप से मुद्दों के रूप में दर्ज हों। उदाहरणस्वरूप, मेटाडाटा, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण और दस्तावेज की लेखकीयता जैसे तकनीकी प्रश्नों को अलग अलग कानूनी मुद्दों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि कोई पक्ष ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर निर्भर करता है, तो न्यायालय को इस बात का स्पष्ट मुद्दा निर्धारित करना चाहिए कि क्या डिजिटल दस्तावेज प्रामाणिक हैं। इससे मुकदमे के तकनीकी पक्षों की वैधता पर सटीक न्यायिक परीक्षण संभव हो पाता है। वकीलों के लिए व्यावहारिक सुझाव, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर एडवोकेट्स। मुद्दों के निर्धारण के समय वकीलों को चाहिए कि वे कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दों को स्पष्ट रूप से अलग कराएं ताकि न्यायालय को निर्णय में सुविधा हो। सभी दलीलों की पहले से समीक्षा करें और प्रत्येक मुद्दे पर किस पक्ष को साक्ष्य देना होगा, इसका पूर्वानुमान लगाकर तैयारी करें। यदि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा छूट गया हो, तो समय रहते न्यायालय से अतिरिक्त मुद्दों की मांग अवश्य करें। उत्तर प्रतिरूपण के समय उत्तर प्रतिरूपण केवल तभी दाखिल करें जब वह वास्तव में आवश्यक हो और प्रतिवादी द्वारा नए तथ्य या आरोप लगाए गए हों। पूर्व में प्रस्तुत दलीलों का पुनः खंडन करने से बचें और अनावश्यक पुनरावृत्ति न करें। दस्तावेज को संक्षिप्त, तथ्य केंद्रित और प्रासंगिक बनाए रखें ताकि प्रक्रिया में स्पष्टता बनी रहे। स्टेज 5 का सारांश। नागरिक वाद की प्रक्रिया में उत्तर प्रतिरूपण रिजॉइंडर एक महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा लिखित उत्तर WS में प्रस्तुत किए गए नए तथ्यों का उत्तर देता है। यह कार्य केवल न्यायालय की अनुमति से ही किया जा सकता है, क्योंकि यह एक अतिरिक्त लिखित वक्तव्य होता है जिसे स्वतः दाखिल नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात मुद्दों का निर्धारण फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज किया जाता है, जिसमें न्यायालय द्वारा यह तय किया जाता है कि मुकदमे में कौन से तथ्यात्मक और कानूनी विवाद हैं जिन पर निर्णय आवश्यक है। यह प्रक्रिया मुकदमे की दिशा तय करती है और न्यायिक कार्यवाही को सुसंगठित बनाती है। मुद्दों का निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह न केवल मुकदमे की स्पष्टता सुनिश्चित करता है, बल्कि अप्रासंगिक साक्ष्यों को रोके रखने में भी सहायता करता है और मुकदमे के संपूर्ण मार्गदर्शन का कार्य करता है।
इस प्रक्रिया को ऑर्डर 8 रूल 9 उत्तर प्रतिरूपण और ऑर्डर 14 सीपीसी मुद्दों का निर्धारण के साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए 2023 के प्रावधानों का समर्थन प्राप्त है। विशेष रूप से बीएसए 2023 की भूमिका डिजिटल युग में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यह डिजिटल साक्ष्य के निर्धारण और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की ग्राह्यता को स्पष्ट करता है, जिससे न्यायालय तकनीकी साक्ष्यों का सही मूल्यांकन कर सके। इस प्रकार उत्तर प्रतिरूपण और मुद्दों का निर्धारण एक मुकदमे की नींव के समान है, जो आगे की पूरी प्रक्रिया को दिशा और स्पष्टता प्रदान करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। और अधिक विधिक जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपको अगले वीडियो में शीघ्र ही मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।